मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के विज्ञान जीव विज्ञान का पाठ 7 अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 9 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप भाग 1 से लेकर के भाग 8 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर लिए होंगे और आप नियमित रूप से उसे रिवीजन कर रहे होंगे। आइए भाग 9 को शुरू करते हैं। भाग 9 में इस पाठ के अभ्यास को लिया गया है। इसका अभ्यास पर हम लोग आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन का मतलब वह हार्मोन जो पौधे में प्राप्त होता है। तो पौधे में प्राप्त होने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पादप हार्मोन। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन कौन हार्मोन है? वह चीनी की बीमारी करने वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन है? वो घेंघा रोग करता है, वो वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन वो महिलाओं में, तो ये सब क्या हुआ? महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये सब क्या हुआ बच्चों? ये सब जीव जंतुओं में माने मानव में पाया जाने वाला हार्मोन हुआ। परंतु साइटोकाइनिन है, यह पादप हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ डी, साइटोकाइनिन। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, मैंने डी को लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका, एगो तंत्रिका कोशिका ध्रुव से शुरू होती है और अंतिम सिरा में खत्म होती है, तो अपने मैसेज को अंतिम सिरा तक ले जाता है। और उसके बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका शुरू होती है, उसके अंतिम सिरा से मैसेज को दूसरी तंत्रिका कोशिका लेकर के आगे बढ़ाती है। इन दोनों तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो कह रहा है ध्रुविका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो इसमें हम सिनेप्स कहते हैं बच्चों। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। आइए 3 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क माने हमारा दिमाग, उत्तरदायी है माने क्या क्या कार्य करता है? सोचने के लिए माने हमारा दिमाग सोचने का काम करता है। हृदय स्पंदन के लिए माने दिल को धड़काता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए माने शरीर को बैलेंस बना के रखता है, संतुलित बना के रखता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका मतलब है उपरोक्त सभी जवाब सही है, क्योंकि ये सारे कार्य मस्तिष्क करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो हमारे शरीर में ग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राही का मतलब होता है वह भाग जो सूचनाओं को या ज्ञान को ग्रहण करता है। ग्राही का मतलब क्या हुआ? कि वह अंग जो ज्ञान को माने सूचना को ग्रहण करता है, उसको हम लोग ग्राही कहते हैं। तो हमारे शरीर में ग्राही का काम क्या है? ग्राही कहाँ रहता है? ज्ञानेंद्रियों में रहता है। वह ज्ञान ग्रहण करता है, माने बाहर से सूचना को ग्रहण करता है, उसको ग्राही कहते हैं। तो ग्राही हमारे शरीर में बच्चों, ग्राही का काम क्या है? ज्ञान को ग्रहण करना, या बाहर कह सकते हैं बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करना, यह ग्राही का काम है। कह रहा ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? कह रहा जब ग्राही उचित प्रकार से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों? वह बाहर के ज्ञान को माने बाहर के पर्यावरण की सूचना को, पर्यावरण के उद्दीपन को हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाएगा। और ग्रहण नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वह रिस्पॉन्स माने अनुक्रिया भी नहीं कर पाएगा। तो अनुक्रिया नहीं कर पाएगा तो हम लोग पर्यावरण में तालमेल बना करके नहीं रह पाएंगे, और इसका माने अंतिम यह होगा कि जीव मर जाएगा। आइए 5 नंबर में कह रहा है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया ना बच्चों? ये आपको नोट्स में लिखाया गया है कि ग्राही का क्या काम है? ग्राही का काम है ज्ञान को ग्रहण करना। ग्राही नहीं रहेगा तो हम लोग बाहरी उद्दीपन को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए अनुक्रिया भी नहीं कर पाएंगे, जिससे पर्यावरण के साथ हम लोग तालमेल को नहीं बना पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे ठंडी का मौसम आ गया, अब बाहरी ज्ञान को हमने ग्रहण ही नहीं किया, ठंडी का मौसम है, ज्ञान ग्रहण नहीं किया, ग्राही ने ज्ञान नहीं लिया, तो हम ठंडी से बचने का उपाय नहीं करेंगे। हमारे नेत्र ने बाहरी ज्ञान को ग्रहण करने का काम नहीं किया तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम कैसे चलेंगे? कान सुनने का काम नहीं किया तो कैसे होगा? बस आके ठोकर मार देगा, मैंने बस पीछे हॉर्न मार रहा है और काम के अंदर जो ग्राही है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हम लोग को हॉर्न सुनाई देगा जी? नहीं सुनाई देगा, तो आगे ठोकर मार के उधिया के लेके चला जाएगा।
तो ग्राही काम नहीं करेगा तो पर्यावरण के उद्दीपन को हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो हम अनुक्रिया भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। कह रहा है एक तंत्रिका कोशिका मैंने न्यूरॉन का एक फोटो बनाइए, मैंने चित्र बनाइए और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यह हम आपको बखूबी नोट्स में करवा चुके हैं बच्चों, इसलिए आप वहाँ से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। पादप में प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पादप में प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के तरफ, प्रकाश से उद्दीपन ग्रहण करके पौधा उसके तरफ गति करके अनुक्रिया किया। प्रकाश से उद्दीपन ग्रहण किया और गति करके अनुक्रिया किया, तो इसी को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो इस जवाब का आंसर हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं और आप उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, प्रकाश अनुवर्तन दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक चित्र बनाएंगे। यह समझिए रोशनी आ रही है, यह रोशनी है, ठीक है ना बच्चों। आप चित्र किताब में से भी उतार सकते हैं, यह किताब का ही मैंने नकल किया है। क्या है कि इधर एक खिड़की खुला हुआ है और एक गत्ता के डिब्बा में, गत्ता के डिब्बा मैंने कार्टून में हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में पानी डाल करके एक पौधा को लगा दिया। 2-3 दिन तक इस तरह गत्ता को चारों तरफ से हमने बंद कर दिया, कार्टून को बंद कर दिया, एक छेद छोड़ दिया इधर की तरफ, खिड़की की तरफ, इधर से प्रकाश आ रहा है। तो 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे कि यह जो पौधा का जो ऊपर वाला तना वाला जो भाग है ना, वह प्रकाश की ओर मुड़ता है और उसका जड़ प्रकाश के उल्टा दिशा में चलता है। तो इसी को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो आपका प्रश्न यह था, आपका प्रश्न था कि प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है, यही ना था बच्चों प्रश्न। एक बार प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, उसके आधार पर हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप आंसर उतार लीजिएगा। आपका प्रश्न है पादप ना 6 नंबर, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है जी, पाठ 7, बायोलॉजी का पाठ 7 है। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश से उद्दीपन ग्रहण कर, प्रकाश से उद्दीपन ग्रहण कर पौधों द्वारा वृद्धि करके उसके प्रति अनुक्रिया करना, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। इसे दिखाने के लिए हम लोग एक प्रयोग करेंगे। हम लोग एक प्रयोग करेंगे। चित्र के अनुसार एक कार्टून मैंने गत्ते का डिब्बा, एक कार्टून में एक फ्लास्क में एक पौधा लेंगे। डिब्बे में खिड़की की ओर एक छिद्र छोड़ देंगे। खिड़की की ओर एक छिद्र कर देंगे। इस व्यवस्था को 2-3 दिनों तक छोड़ देंगे।
3 दिन बाद हम देखते हैं कि पौधे का तना प्रकाश की ओर गति कर जाता है। प्रकाश की ओर गति कर जाता है तथा जड़ प्रकाश की उल्टी दिशा में गति कर जाता है। यह प्रयोग प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। यह प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं बच्चों। आप लोग किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो आप जानते हैं ना मेरु रज्जु किसको कहते हैं। मेरु रज्जु कहते हैं हमारे इधर पीठ के पीछे, यहाँ देखिए इधर एक रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के भीतर में एक छेद है, माने छिद्र बना हुआ है। उस छिद्र में एक मांसल संरचना होती है, माने मांस की संरचना जो तंत्रिका कोशिका की बनी होती है, उसी को हम लोग मेरु रज्जु कहते हैं। मेरु रज्जु समझ गए। अब कह रहे हैं मेरु रज्जु आघात हो जाए। आघात हो जाए माने उसको चोट लग जाए, चोट लग जाए माने वो टूट जाए। मेरु रज्जु यदि टूट जाता है तो कह रहा है कैसे संकेतों के आने में व्यवधान उत्पन्न होगा। तो मेरु रज्जु क्या करता है बच्चों, देखिए हमारा मस्तिष्क का जो कनेक्शन है ना वो सभी अंगों में नहीं है। मस्तिष्क का कनेक्शन मेरु रज्जु से है और मेरु रज्जु का कनेक्शन क्या है, सभी अंगों में है। इतना बात समझ रहे हैं। अब मेरु रज्जु का आघात मानिए इसके सीक से हो जाता है यहाँ से, तो उसके नीचे का संकेत मस्तिष्क को मिल पाएगा जी, नहीं मिल पाएगा। तो उसके नीचे वाले भाग में नियंत्रण और समन्वय मस्तिष्क का समाप्त हो जाएगा। आप देखे होंगे सांप को, सांप जब चलता है तो लोग लाठी लेकर उसके ऊपर मार देता है, तो उसका क्या होता है, मेरु रज्जु टूट जाता है। टूट जाने से वह उसके नीचे वाला भाग घसीट घसीट के चलाने लगता है। तो इसी को मेरु रज्जु आघात होने पर उसके नीचे का कोई भी मैसेज उसको उसके मस्तिष्क को नहीं मिल पाता है और वह ऑर्डर नहीं दे पाता है कि ठीक से चलो। या कुत्ता को देखेंगे, किसी कुत्ता का डांड तोड़ देता है लोग, रीढ़ का हड्डी तोड़ देता है लोग लाठी से मार के, तो उसके नीचे वाले भाग को क्या करता है, घसीट घसीट के चलाने लगता है। वही प्रक्रिया हमारे पास भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिक्कत है मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो आइए इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं बच्चों, आप लोग उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ मांसल संरचना ही मेरु रज्जु है। हमारे मस्तिष्क का सीधा कनेक्शन अंगों तक नहीं है, अंगों तक नहीं है। मस्तिष्क का कनेक्शन मेरु रज्जु से है। मेरु रज्जु से है तथा
मेरू रज्जु का कनेक्शन, मेरू रज्जु का कनेक्शन, मेरू रज्जु का कनेक्शन मस्तिष्क अंगों से है, अंगों से है। मेरू रज्जु आघात होने पर, मेरू रज्जु आघात होने पर आघात होने पर आघात वाले भाग से, आघात वाले भाग से नीचे के भाग, नीचे के अंगों का कनेक्शन मस्तिष्क से समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा और उन पर मस्तिष्क का नियंत्रण एवं समन्वय नहीं चल पाएगा। नियंत्रण एवं समन्वय नहीं चल पाएगा। यही बच्चों होगा मेरू रज्जु का आघात होने पर। बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बच्चों कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। आप लोग पाठ में पूरा पढ़ चुके हैं। पूरा पाठ पढ़ने के बाद आप अभ्यास का एक्सरसाइज मैंने अभ्यास कर रहे हैं। तो पौधों में जो समन्वय का काम है वो रसायनों के द्वारा होता है। उन्हीं रसायनों को तो हार्मोन कहा जाता है। तो पौधों में रासायनिक समन्वय जो है वह हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? हार्मोन्स के द्वारा। उसके अलावा, हार्मोन्स के अलावा पौधों में कोई दूसरी समन्वय की विधि नहीं होती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग दे दिए। क्वेश्चन नंबर 8, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कि पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स के द्वारा रासायनिक समन्वय होता है। लिखेंगे इसमें पौधों की कुछ कोशिकाएं रसायन उत्पन्न करती हैं। रसायन का मतलब हार्मोन्स। उत्पन्न करती हैं और विसरण प्रक्रिया द्वारा ये क्रिया स्थान पर पहुंच जाती हैं। ये विसरण प्रक्रिया क्रिया स्थान पर पहुंच जाता है और वहाँ विकास प्रदर्शित करता है। पूर्ण विराम। अब कह रहा है कि पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसमें पौधे की कुछ कोशिकाएं रसायन उत्पन्न करती हैं और विसरण प्रक्रिया द्वारा ये क्रिया स्थान पर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के विकास को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हार्मोन्स द्वारा रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है ना बच्चों।
चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए। बच्चों अब किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है जी। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमारे शरीर में बच्चों क्या है जी, बहुत सारे अंग हैं और ये अंग जो है वह अंग तंत्रों से संबंधित हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह हमारे जो सभी अंग हैं वह अंग तंत्रों से संबंधित हैं। यदि वे नियंत्रित और समन्वित नहीं रहें, माने एक तालमेल के अनुसार अपना कार्य नहीं करें, तो हमारे शरीर का कार्य संपन्न होगा ही नहीं। जैसे हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में भोजन पहले आमाशय में जाता है और वह पूरा पिसता है, पूरा पिसा जाता है और तब वह छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब हमारा आमाशय जो पिसने के लिए जो अम्ल निकालना है, जो रसायन निकालना है, उन रसायनों को वह निकाले नहीं, भोजन जाए और वह निकाले नहीं, तो क्या भोजन पच पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि वह रस निकाले, उसके बाद फिर हमारा यकृत रस निकले, फिर उसके बाद अग्नाशयिक रस निकले। तो यह एक तालमेल बना हुआ है, इसी तालमेल को तो समन्वय कहा जाता है। तो हमारे शरीर में अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं स्थापित किया जाए, जैसे देखिए हम हृदय धड़कता है, परिसंचरण तंत्र आप पढ़े हैं, परिसंचरण तंत्र में हृदय धड़कता है तो वह ब्लड का सर्कुलेशन करता है, तो ब्लड जाके फुफ्फुस में शुद्ध होता है। अब हृदय धड़कना बंद कर दे तो क्या फुफ्फुस में शुद्ध हो पाएगा, या फुफ्फुस में शुद्ध होना बंद कर दे तो क्या हमारा शरीर ठीक से चल पाएगा। तो यह क्या है, एक प्रकार से तालमेल बना करके हमारे सभी अंग कार्य करते हैं, इसलिए हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके जवाब को पूर्ण करते हैं। आइए, क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको समझाया उसी पर आधारित करके हम उत्तर लिखते हैं। एक जीव में कार्यों को करने के लिए कई अंग होते हैं। ये सभी अंग अपने अपने अंग तंत्रों में अपने अपने अंग तंत्रों के अंगों के साथ तालमेल बैठाकर शारीरिक कार्यों को संपन्न करते हैं। शारीरिक कार्यों को क्या करते हैं बच्चों, ये तालमेल बैठाकर संपन्न करते हैं। यदि यह तालमेल को ही समन्वय कहा जाता है। यदि यह तालमेल ठीक ढंग से नहीं बना रहे, नहीं संचालित हो, तो हमारी शारीरिक प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। और हम ना तो पर्यावरण के प्रति ना ही
अपने शारीरिक कार्यों के प्रति ठीक ढंग से कर पाएंगे और हम ना तो पर्यावरण के प्रति और ना ही अपने शारीरिक कार्यों को ठीक ढंग से कर पाएंगे। इसलिए जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता है। चलिए बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। अब किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चों कि अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिखते हैं। ये सारा बात आपको पढ़ा चुके हैं, किताब पढ़ के भी समझा दिए हैं और यहाँ नोट्स में भी सब लिखवा चुके हैं। अब आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं कि अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया में निम्नलिखित अंतर है। इस साइड में लिख देंगे अनैच्छिक क्रिया और इस साइड में लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। बीच में लाइन खींच देंगे, 1 नंबर डालेंगे, लिखेंगे अनैच्छिक क्रिया, चाहे लिखिए ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। इधर 1 नंबर देंगे, 1 नंबर के सीखे 1 नंबर देंगे। ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। चलिए दूसरा अंतर, ये स्वतः ये क्रियाएं लिखेंगे, ये क्रियाएं स्वतः चलती रहती हैं। ये क्रियाएं स्वतः चलती रहती हैं। इसमें 2 नंबर में लिखेंगे, ये क्रियाएं उद्दीपन के तुरंत बाद ये क्रियाएं उद्दीपन के तुरंत बाद संपन्न होती हैं। 3 नंबर में जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन प्रक्रिया, इसके उदाहरण हैं। इसमें 3 नंबर में लिखेंगे, जैसे गरम तवे को छूते ही हाथ का पीछे हटना इसका उदाहरण है। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इसको उतार लीजिए। अब बच्चों आप लोग अपना किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए।
कह रहा है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। कह रहा है कि बच्चों जंतुओं में तो तंत्रिका माने नियंत्रण समन्वय भी होता है और हार्मोनल नियंत्रण समन्वय भी होता है। कह रहा है दोनों का तुलना कीजिए। तो तुलना आपको हम नोट्स में लिखवा चुके हैं पूरा डिटेल से विस्तार से, आप वहाँ जाके अध्ययन कर लीजिएगा, वहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं कि तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है। हार्मोनल नियंत्रण समन्वय होता है वह रसायन के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, तंत्रिका जो नियंत्रण होता है वह फास्ट होता है, हार्मोनल नियंत्रण स्लो होता है। तंत्रिका नियंत्रण में एक संदेश देने के बाद दूसरा संदेश देने में थोड़ा समय लगता है, और इसमें एक बार जो संदेश दिया जाता है वह लंबे समय तक टिका रहता है। जो तंत्रिका नियंत्रण है यह सभी कोशिकाओं तक इसकी पहुंच नहीं है, और हार्मोनल नियंत्रण सभी कोशिकाओं तक होता है। तंत्रिका नियंत्रण में संचरण विद्युत धारा का होता है, हार्मोनल नियंत्रण में संचरण रसायन का होता है। तो इस तरह बहुत सारा अंतर आपको लिखवा दिए होंगे। यदि नहीं लिखे होंगे तो इस शॉर्टकट में हम आपको बताए हैं, आप लिख लीजिएगा, और लिख लिए होंगे तो फेयर में नोट्स में हम लिखवाएं, आप आराम से वहाँ से जाकर लिख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। आइए, और शॉर्टकट में हम आपको यहाँ भी समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। कह रहा है छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। कह रहा है छुई मुई के पौधे में जो गति होती है वह और हमारी टांग में जो गति होती है वह, दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 12, लिखेंगे छुई मुई के पत्तियों में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति में निम्नलिखित अंतर है। अब इधर लिखेंगे, जो छुई मुई का उच्चारण देखा जाए कैसा है बच्चों, छुई मुई, इसमें भी हम गलती लिख दिए हैं। यहाँ छुई इस तरह होगा। अब अंतर निम्नलिखित लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे छुई मुई में गति, छुई मुई में गति। इधर बीच में लाइन खींच देंगे और इधर लिखेंगे टांगों में गति। इस तरह अंडरलाइन कर दीजिए। अब 1 नंबर लिखिए, यह वैद्युत रसायन समन्वय द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है बच्चों। टांगों में गति में लिखेंगे, यह मस्तिष्क चाहे लिखे तंत्रिकीय नियंत्रण, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है बच्चों। अब आइए 2 नंबर लिखते हैं। दूसरा लिखेंगे बच्चों, इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है। इसमें लिखेंगे, यह मस्तिष्क के सोचने विचारने पर आधारित है। 3 नंबर में लिखेंगे, इसमें मांसपेशियों की कोई भूमिका नहीं है। मांसपेशियों की भूमिका
मांसपेशियों की भूमिका नहीं है। यहाँ 3 नंबर में लिखेंगे, यह मांसपेशियों की गति से, यह मांसपेशियों की गति से संचालित होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखेंगे यह एक ही दिशा में संचालित होती है। यह एक ही दिशा में संचालित होती है। और इसमें चौथा में लिखेंगे, यह कई दिशाओं में संचालित होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। इस प्रकार बच्चों आपका पार्ट 7 समाप्त होता है। इसमें अब कुछ भी क्वेश्चन भी बाकी नहीं रहा, नोट्स भी बाकी नहीं रहा, अभ्यास वगैरह सब कुछ आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से अपना फेयर कर लीजिए और इसको रिवीजन याद कीजिए और याद करके अपना बोर्ड में जाके बढ़िया से नंबर प्राप्त कीजिए। आपका पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, इससे अपना नोट्स फेयर कर रहे हैं, अपने भविष्य को बना रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।